पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 तक कंप्लीट कर चुके थे एग्जाम्पल का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 24 को लेते हैं। इसमें त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है, ठीक, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया। त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले ये चीज ध्यान होना चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर शीर्ष दिया जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका और भी होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो तरीका अपनाने वाले हैं वो क्रॉस प्रोडक्ट का तरीका अपनाने वाले हैं। किसका? क्रॉस प्रोडक्ट। इस बात को ध्यान में रखे कि हम लोग जो यहाँ पे तरीका अपनाने वाले हैं किसका, तो क्रॉस प्रोडक्ट का तरीका अपनाने वाले हैं। तो अगर आप सबसे पहले त्रिभुज बना देते हैं, मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तीनों का निर्देशांक दिया हुआ है। ए का 1,1,1 दिया हुआ है, बी का दिया 1, 2, 3 दिया हुआ है और सी का दिया हुआ है 2,3,1 दिया हुआ है, ठीक। और इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल के लिए एक फार्मूला बताया गया है कि 1/2 गुने ए बी क्रॉस है, एक ए क्रॉस बी, ऐसा फार्मूला बताया गया। ए बी क्रॉस, एक बार देख लेते हैं क्या लिखवा दिया है। वहाँ पे ए बी लिखवाया कि ए, हाँ, वहाँ पे लिखाया गया ए बी क्रॉस ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी दिखाया गया। ये ए क्रॉस बी क्या है, तो एक ही बिंदु से दो सदिश अगर निकलता है, यहाँ से मान लो कि ये एक वेक्टर निकल रहा है और यहाँ से एक वेक्टर निकल रहा है, ये दो वेक्टर ले सकते हैं, एक ये वेक्टर बी ए और एक बी सी। अगर ये दो वेक्टर पता चल जाता है तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए यही दोनों का क्रॉस करके 2 से भाग कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, क्षेत्रफल निकल जाता है। तो बी ए वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी टू ए निकालना है, ठीक। ये गलती नहीं करना है, ए टू बी नहीं निकाल देना है, इसलिए कि एक ही दोनों का क्या, प्रारंभिक बिंदु दोनों का एक ही होना चाहिए, ठीक। तो बी ए निकालना है तो ये होगा फाइनल, ये होगा अंतिम बिंदु, ये होगा प्रारंभिक बिंदु। तो सदिश निकालने का तरीका क्या है, अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु घटाते हैं तो एक में से एक घटेगा, क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो या तो लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर 1 - 1 आई कैप हो जाएगा, प्लस अगला क्या होगा, एक में से 2 घटेगा तो 1 - 2 जे कैप हो जाएगा, प्लस फिर एक में से 3 घटेगा तो 1 - 3 के कैप हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके अगर लिखते हैं तो बी ए वेक्टर क्या आ जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 तो 0 आई कैप हो गया। यहाँ पर बचेगा -1 तो माइनस जे कैप हो जाएगा, और बचेगा -2 तो -2 के कैप हो जाएगा, ठीक है। ये बी ए निकल गया। इसी प्रकार से क्या निकालेंगे, बी सी निकाल लेते हैं। बी सी वेक्टर क्या हो जाएगा, या सी बाद में है, मतलब ये फाइनल बिंदु होगा, ये इनिशियल बिंदु होगा। तो क्या करते हैं, अंतिम बिंदु में से इनिशियल प्रारंभिक बिंदु घटाते हैं। यहाँ पे 2 में से क्या होगा, एक घटेगा आई कैप, प्लस 3 में से 2 घटेगा जे कैप, प्लस यहाँ 1 में से 3 घटेगा के कैप। ये क्या बच जाएगा, बी सी जो वेक्टर आएगा वो आ जाएगा आई कैप, 1 बचेगा ना, यहाँ पर भी 1 बचेगा तो ये सिर्फ जे कैप हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा -2 तो -2 के कैप हो जाएगा। ये दोनों सदिश जब निकल गया तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी। एरिया, अब जरूरी नहीं था कि हम यही दो सदिश लेते, इस शीर्ष से भी ले सकते थे 2 सदिश, या इस वाले शीर्ष से भी 2 सदिश ले सकते थे, सबसे आंसर समान ही आएगा। एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी निकालने का तरीका 1/2 गुने ये दोनों का क्रॉस करते हैं, किसका किसका, बी ए क्रॉस बी सी। ये दोनों का क्रॉस से निकलेगा। सबसे पहले हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तब जाकर परिमाण निकालेंगे। तो हमको निकालना पहले क्या पड़ेगा, एरिया निकालने के लिए बी ए क्रॉस बी सी। इसके लिए फार्मूला बता दिया गया है कि दो वेक्टर क्रॉस कैसे निकलता है। तो पहला रो में क्या करना है, आई जे के लिख देना है, पहला रो में आई जे के लिख देना है। दूसरा रो में जो पहला वाला यहाँ पे सदिश होता है बी ए, तो बी ए का घटक लिखना है। तो बी ए का घटक अगर यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, 0 है, -1 है, -2 है। वैसे बी सी का घटक देखेंगे तो 1 1 -2 है। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का तरीका बहुत बता दिए कि पहला रो का एलिमेंट को लेकर सॉल्व करना है। तो पहले आई यहाँ पर रख देंगे,
इसके बाद आमने सामने के इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। -1 में -2 से गुना होगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। फिर -1 में -2 से गुना होगा तो -2 होगा, पहले से साइन साइन है माइनस करते हैं, यहाँ प्लस हो जाएगा +2। फिर -j कैप लिखना है। ये दोनों लाइन को यहाँ से क्या करना है, हटा देना है, जो इसका आमने सामने आता है। फिर इसमें गुना करते हैं, 0 में -2 से गुना होगा 0 हो जाएगा। फिर -1 में -2 से गुना होगा तो -2 है, पहले से यहाँ माइनस है तो +2 हो जाएगा। फिर प्लस में आ जाएगा k कैप। अब ये लाइन और ये लाइन को हटा देना, तो इसमें इससे गुना होगा 0 में 1 से गुना होगा 0, -1 में -1 से गुना होगा तो -1 होगा। अब पहले से यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस का हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 आई कैप। यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा, आगे में माइनस है तो -2 जे कैप हो जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा तो 1 के साथ ये के कैप हो गया। ये आ गया BA क्रॉस BC। इसका हमको परिमाण चाहिए, अब परिमाण निकालने आता है सभी को, इसका हम लोग परिमाण निकाल लेंगे। परिमाण में क्या करते हैं, घटक का स्क्वायर करके जोड़ते जाते हैं। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, 4 × 16, 2 × 4, 16 और 4 20 है, 20 21, तो क्या हो जाएगा, ये √21 हो जाएगा। हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है, तो अभी ऊपर में फॉर्मूला देखे ही, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुने BA क्रॉस BC के परिमाण, BA क्रॉस BC के परिमाण। BA क्रॉस BC का परिमाप कितना आया था, √21 आया, तो 1/2 √21 हो जाएगा। इसको ऐसे लिखे या √21/2 लिखे, ठीक। तो यही इसका क्षेत्रफल हो जाएगा इस त्रिभुज का। इस तरह से इसको हम लोग निकाल सकते हैं, किसका, सदिश का यूज करते हुए। चलिए चलते हैं, इसमें एक और एग्जाम्पल बचा हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। इसमें दिया हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बस उसी टाइप का है। संलग्न भुजा का सदिश ही दे दिया है इसमें, ये कुछ बड़ा बात है ही नहीं, सदिश ही दे दिया। अगर बिंदु दिया रहता तो पहले सदिश निकालना पड़ता। इसमें संलग्न भुजा का सदिश दे दिया, मतलब मान लेते एक समांतर चतुर्भुज है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के जो संलग्न भुजा है, ये ABCD मान लेते, तो यह संलग्न भुजा मान लेते, यही दो का दे दिया, एक इसका और एक इसका सदिश का दे दिया। तो ये सदिश A दे दिया और ये सदिश B दे दिया। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला बता दिया गया है कि क्या होता है, A क्रॉस B का परिमाण के बराबर होता है। लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसके लिए बताया गया है A क्रॉस B के परिमाण, A क्रॉस B के परिमाण। सबसे पहले A क्रॉस B निकालना पड़ेगा। A क्रॉस B निकालने के लिए हम लोग को पहला रो में क्या लिख देना, IJK। ये बार बार आते रहेगा, इसको सभी को निकालने डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए। उसके बाद पहला A है तो A का घटक लिखेंगे, क्या है 3 1 4। दूसरे का घटक लिखेंगे तो 1 -1 1। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे I कैप है, तो ये लाइन और ये लाइन हट जाएगा, तो 1 में 1 से गुना होगा 1, -1 में -4 से गुना होगा तो -4, तो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा +4। फिर -j कैप लेना है, तो ये लाइन और ये लाइन हट जाएगा, तो 3 में 1 से गुना होगा 3, -1 में 4 से गुना होगा 4 आएगा, प्लस k कैप आ जाएगा। तो ये लाइन और ये लाइन हट जाएगा, तो 3 में -1 से गुना होगा तो -3, -1 में 1 से गुना होगा तो 1 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 में 1 जुड़ेगा तो 5 आई कैप हो गया। यहाँ पर -1 बचेगा, आगे में पहले से माइनस है तो माइनस प्लस जे कैप हो जाएगा।
-3 -1 -4 हो जाएगा, तो -4 के कैप हो गया। तो ये A क्रॉस B आ गया। हमको इसका परिमाण चाहिए, तो परिमाण के लिए क्या लिखते हैं, A क्रॉस B का परिमाण से निकलता है, तो जो घटक रहता है उसी का स्क्वायर करके जोड़ते हैं। 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, एक 26, 26 ये 16, 42 हो जाएगा। तो ये 42 आ गया। अब इसमें से कुछ रूट में से कुछ नहीं निकलेगा, तो यही हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। लिख सकते हैं यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी लिखे थे, ये हो गया √42 हो गया। इस तरह से निकाल सकते हैं आप समांतर चतुर्भुज का सदिश के रूप में या त्रिभुज का भी सदिश के रूप में क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ये हम लोगों ने अभी तक सिर्फ क्वेश्चन का एग्जाम्पल डिस्कस किए। अब अगर क्वेश्चन पे आते हैं तो जब तक आप लोग क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, कौन कौन सा क्वेश्चन बन रहा है नहीं बन रहा है उसके हिसाब से डिस्कशन किया जाएगा, तो जल्दी कंप्लीट होगा, जाते जाते लेट ना हो। अब देखो कुछ क्वेश्चन तभी छोड़ के चलेंगे, 1 नंबर जैसे क्वेश्चन हम दिखा देते हैं 10.3 का, जो आसान क्वेश्चन रहेगा उसको लेकर चलने का कोई मतलब नहीं बनता है। जो एग्जाम्पल में उस टाइप का क्वेश्चन बता चुके हैं, फिर भी नहीं बनेगा तो आप लोग बता सकते हो, जरूर बताएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे। पहला जो क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन हम बता चुके हैं कि ए का परिमाण बी का परिमाण दिया हुआ है, ए डॉट बी भी दिया हुआ है, तो कोण ज्ञात करना है। दो सदिश दिया हुआ है तो उसके बीच का कोण ज्ञात करना है, तो कॉस वाला ही यूज करेंगे, बताए थे कि इसमें कॉस वाला ही यूज करना है। सदिश ए प्लस सदिश आई प्लस जे का सदिश इतना प्रक्षेप ज्ञात करने के लिए प्रक्षेप के लिए बताया है। इसमें 3 को कर दिया, सेमी क्वेश्चन है। इसमें क्या कर दर्शाइए कि दिए हुए 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। ये मात्रक सदिश दर्शाना है। मात्रक सदिश कौन होता है, जिसका परिमाण कितना हो, 1 हो। तो परिमाण निकाल के चेक कर लेना है, अगर 1 आ जाता है तो उसको वो क्या कहलाएगा, सबके सब मात्रक सदिश हो जाएगा। वही चीज दिखाना है, दर्शाना है। क्वेश्चन नंबर अगर 6 बात करेंगे तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बताए हुए है। इसका पहले डॉट करना है, डॉट करने के बाद जो मान यहाँ पर दिया है उसको मान रख के ए और बी का मान निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अलग है, इसलिए 6 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। 7 नंबर गुना करके निकाल लेना है, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर में कुछ नहीं करना है, डॉट करना है, डॉट जैसे जो डॉट का जो नियम होता है उसे करके निकाल लेना है। फिर भी नहीं बनेगा तो बता देंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन का। ये प्रश्नावली 10.3 का क्वेश्चन है। देखो इसमें एक संबंध दे दिया है कि ए का परिमाण बराबर है 8 गुने बी के परिमाण के। तो ए का परिमाण बी का परिमाण दोनों निकालना था। पहले एक और एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये दिया हुआ है सदिश ए प्लस सदिश बी का डॉट सदिश ए माइनस सदिश बी के साथ कितना के बराबर है, 8 के बराबर है। तो गुना करते, गुना हम लोग पहले भी कर चुके। ए का गुना दोनों के साथ होगा, दोनों के साथ डॉट होगा, गुना नहीं। ए डॉट ए आ जाएगा प्लस, यहाँ पर इसका आगे प्लस इसका आगे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस एन आएगा, ए डॉट बी हो जाएगा। फिर बी का डॉट होगा तो बी के साथ ए का, तो प्लस बी डॉट ए हो जाएगा, और प्लस माइनस यहाँ माइनस एन आएगा, बी के साथ बी का डॉट। ऐसा हम लोग कर चुके हैं पहले भी, बराबर 8 हो गया। ए का डॉट ए के साथ क्या लिखा जाता है, ए के परिमाण के स्क्वायर बन जाता है। इसको देखेंगे माइनस ए डॉट बी, इसको हम लोग बी डॉट ए लिखा हुआ है तो इसको ए डॉट बी लिख सकते, दोनों का मान समान ही होता है। क्रॉस में लेकिन नहीं लिख सकते, ये चीज बताया गया है, क्रॉस में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ बी के परिमाण के क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 8। यहाँ पर देख सकते हैं एक प्लस में एक माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पे, तो ए के परिमाण के स्क्वायर माइनस बी के परिमाण के स्क्वायर बराबर 8 हो गया।
यहाँ ऐसा कर सकते हैं कि एक को रिप्लेस कर दे, इसको यहाँ पर ए का परिमाण कितना दिया है 8b के परिमाण, तो यहाँ पर क्या करते हैं ए की जगह हम लोग 8b के परिमाण कर देते हैं, और इसका पूरा का स्क्वायर है तो इसलिए ए का स्क्वायर, तो ये पूरा ए का मान है तो इसका पूरा का स्क्वायर होगा इंटू बी के परिमाण के स्क्वायर बराबर 8 होगी। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं 8 का स्क्वायर है 64 बी के परिमाण के स्क्वायर माइनस बी के परिमाण के स्क्वायर बराबर 8। अब अगर 64 का बात करते हैं तो 64 क्या होगा, 64 के बी का स्क्वायर में से एक बी का स्क्वायर घट जाएगा, एक बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो घटने के बाद क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 63 बी का स्क्वायर बराबर 8। हमको बी का ही परिमाण निकालना है, तो बी का परिमाण के स्क्वायर बराबर 8 बटे कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो कटने वाला है नहीं, हमको बी का मान निकालना है। बी का अगर बात करते हैं, अब देखो परिमाण हमेशा क्या बोले थे, यहाँ पर तो रूट लेंगे तो प्लस माइनस दोनों साइन आता, लेकिन परिमाण हमेशा वेक्टर का परिमाण हमेशा पॉजिटिव होता है। ये दूरी को दर्शाता है, दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव रहेगा। 8 का रूट अगर निकालना चाहते हैं तो 2 को बाहर निकल जाए, 2 रूट 2 बचेगा। और 63 का रूट निकालते थे तो 9 गुने 7 9 63 होता है ना, तो 9 से 3 बाहर निकल जाएगा तो 3 रूट 7 हो जाएगा। इस तरह से ये बी का परिमाण निकल के आया। अब ए का परिमाण निकालना चाहते थे तो बी का परिमाण हो गया। ए का परिमाण निकालना चाहते हैं तो ए अभी दिया हुआ था क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि ए का जो परिमाण है वो 8 गुने बी के परिमाण के बराबर है। तो अब यहाँ पर 8 गुने बी, तो बी का मान कितना है 2 रूट 2 बटे 3 रूट 7। यहाँ से कोई कटेगा रहता है आगे का 16 रूट 2 बटे 3 रूट 7 हो जाएगा। ये बी का परिमाण हो गया। तो ए और बी का मान पूछा था, ये ए हो गया और ये बी का मान यहाँ से निकल के आ गया। इस तरह से दोनों का मान निकल गया। ज़्यादा खास बड़ा क्वेश्चन नहीं था और ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था। यहाँ पर 2 समीकरण बन जा रहा था, और समझ सकते 2 4 वाला जो रैखिक समीकरण हल करते हैं उसी प्रकार से हल निकाल लेना था दोनों का। 7 नंबर में कुछ नहीं करना है, सिर्फ दोनों को डॉट कर देना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। 2 सदिश ए और बी का परिमाण ज्ञात कीजिए यदि इनके परिमाण क्या है समान है और इनके बीच के कोण 60 डिग्री है तथा इनका अदिश गुणनफल। अब देखो थोड़ा भाषा में दिया है, ये भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा भाषा में इसको घुमाकर दिया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो सदिश है, सदिश ए और सदिश बी का परिमाण ज्ञात करना है, जिसमें जो चीजें दिया हुआ है पहले उसको समझना जरूरी है। क्या चीजें दिया हुआ है, दिया हुआ है कि दोनों का परिमाण समान है। इसका मतलब ये है कि सदिश ए का परिमाण बराबर है सदिश बी के, ये पहला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। दोनों के बीच का, दोनों सदिश के बीच का कोण जो थीटा का मान है वो कितना दिया है 60 डिग्री दिया है। और दोनों का अदिश गुणनफल किसको कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट को, मतलब ए डॉट बी का मान दिया हुआ है कितना है 1/2 है। तो अब क्या ज्ञात करना है इसमें, तो ज्ञात ये करना है ये इनके परिमाण समान है, सदिश ए का दोनों का परिमाण ही ज्ञात करना है। तो किसी एक का ज्ञात कर लेंगे तो वही एक दूसरे का परिमाण समान है तो निकल जाएगा। तो इसमें एंगल डॉट का मान दिया हुआ है तो हम लोग कॉस वाला एंगल यूज करेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला हम लोग जाने थे, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण। ठीक है, एंगल का मान दिया है, एंगल का मान सबसे पहले यहाँ पर रख देते हैं, तो ये बन जाएगा कॉस 60 डिग्री और ए डॉट बी का मान कितना दिया है 1/2 दिया हुआ है। ए का बी का परिमाण नहीं दिया हुआ है, लेकिन ए और बी का परिमाण क्या है बराबर है, तो बी के जगह भी हम लोग क्या लिख सकते हैं ए के परिमाण लिख सकते हैं, साइड में लिख दो, चूंकि ए का परिमाण बराबर है
बी के परिमाण के, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। अब 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, 1/2 इंटू 1/2, ए का परिमाण गुने ए का परिमाण क्या हो जाएगा ए के परिमाण के स्क्वायर। अब ये इससे ऊपर ऊपर कट जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा। यहाँ पर नीचे में 1 करके इसको तिर्यक गुना कर देते हैं, तो सब यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो ए के परिमाण के स्क्वायर का साथ एक 1 का ही गुना हो रहा है, ए के परिमाण के स्क्वायर ही रह जाएगा, 1 में 1 से गुना होगा तो इधर 1 हो जाएगा। हमको ए का परिमाण निकालना है, स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट बनेगा, और रूट में माइनस साइन क्यों नहीं लिए सबको पता अब चलना चाहिए, इसलिए परिमाण हमेशा धनात्मक होता है। अब देखो दोनों को दोनों बराबर ही है तो दोनों का मान कितना होगा एक ही हो जाएगा ना, तो ए का परिमाण बराबर है बी के परिमाण के बराबर, कितने के हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। ये भी ज़्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में करके दे दिया गया था, थोड़ा सा लैंग्वेज में इसको चेंज करके दिया हुआ था। ऐसा क्वेश्चन बता दिए जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है इसे एग्जाम्पल में बताएं। ठीक, 10 नंबर अगर देखते हैं तो यदि ए और बी और सी तीन इस प्रकार दिया हुआ है कि ए प्लस लेमडा बी सी पर क्या है लंब है, तो लेमडा का मान ज्ञात करना है। ए प्लस लेमडा बी जो है वो निकालते हो सी पर क्या है लंब है, तो लेमडा का मान ज्ञात करना है। अब देखो कोई सदिश लंब होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है, और कोई सदिश समांतर होता है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है। तो अगर हम बात करते हैं लंब का, तो लंब जब भी रहेगा हमेशा डॉट प्रोडक्ट लगा के यूज करना है, जिससे जो वेरिएबल है उसका मान हम लोग आसानी से क्या कर सके ज्ञात कर सके। ये भी क्वेश्चन बताने वाला है, इसको हम बता देते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, पर्सनालिटी 10.3 का 10 नंबर क्वेश्चन है ये। तो कौन सदिश लंब है, ए और बी लंब नहीं है, लंब कौन है ए प्लस लेमडा बी, ये लंब है सी के साथ। सबसे पहले ए प्लस लेमडा बी निकालना पड़ेगा, ए प्लस लेमडा बी निकालना पड़ेगा, तो ए प्लस लेमडा बी लिख दिए। ए का मान यहाँ पर रख देते हैं, तो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, फिर प्लस लेमडा इंटू बी का मान लिख देते हैं -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। इसको जोड़ घटाव पहले कर लेते, गुना जोड़ घटाव जो भी है सब कंप्लीट कर लेते। सबसे पहले लेमडा का इसमें गुना होगा तो तीनों के साथ गुना होगा, यहाँ बच रहा है 2i कैप 2j कैप 3k कैप। इसमें लेमडा से गुना होता है माइनस लेमडा i कैप प्लस 2 लेमडा j कैप प्लस लेमडा k कैप। अब i वाला को i के साथ जोड़ते हैं तो 2 है यहाँ पर माइनस लेमडा, क्या बचेगा 2 माइनस लेमडा i कैप हो जाएगा। जे वाला के जे के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप हो जाएगा। के वाला के साथ तो यहाँ पर 3 है, 3 प्लस यहाँ पर लेमडा 3 प्लस लेमडा के कैप हो जाएगा। तो ये आ गया ए प्लस लेमडा बी का मान। अब बोला गया है कि ए प्लस लेमडा बी के साथ सी क्या है लंब है, तो लिखेंगे चूंकि ए प्लस लेमडा बी सदिश सी पर लंब है। लंब का मतलब ही होता है कि ये दोनों का डॉट क्या होगा 0 होगा, तो लिख सकते हैं यहाँ पर प्लस है ठीक। ए प्लस लेमडा बी के साथ डॉट सी का मान क्या होगा 0 होगा, इसलिए लंब होता है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है। तो ए प्लस लेमडा बी का मान यही है ना, तो इसको पहले लिख देते हैं 2 माइनस लेमडा आई कैप प्लस 2 लेमडा जे कैप प्लस 3 प्लस लेमडा के कैप। अब इसका डॉट करना है, ये पूरा का डॉट करना है सी के साथ। तो सी वाला सदिश क्या दिया हुआ है, सी सदिश दिया हुआ है 3i प्लस जे, 3i प्लस जे, 3i प्लस जे, इसका मतलब इसमें के क्या है 0 है। डॉट प्रोडक्ट ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या बताया, आई वाला के साथ आई का गुना करना है, जे वाला के साथ जे का गुना, के वाला के साथ के का गुना करके जोड़ देना है। तो आई के आगे यहाँ पर 3 है, 3 के साथ इसका गुना होगा तो 3 गुने 2 माइनस लेमडा हो जाएगा, प्लस यहाँ पर जे वाला यहाँ पर 1 है तो 1 के साथ इसका गुना होगा तो 1 गुने 2 प्लस 2 लेमडा हो जाएगा।
के वाला कर सकते हैं, यहाँ पर के हाई नहीं तो इसका मतलब जीरो है, तो जीरो गुने 3 प्लस लेमडा बराबर में क्या हो जाएगा 0। 3 से गुना होगा 3 गुना अगर 6 माइनस 3 लेमडा, 1 से गुना होगा उतना ही रह जाएगा, 0 से गुना होगा पूरा ही 0 हो जाएगा बराबर 0। लेमडा वाला के एक साथ कर लेते हैं, -3 लेमडा या प्लस में 2 लेमडा, क्या बचेगा माइनस लेमडा, और 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 बराबर 0। तो हमको लेमडा का मान निकालना, 8 इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में, दोनों का आगे माइनस तक कट जाएगा, तो लेमडा का मान कितना निकल के आ गया 8। तो इस तरह से लेमडा का मान इस क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, जो भी क्वेश्चन बचा हुआ उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट वाला भी कंप्लीट करेंगे 10.4 का। ठीक, तो आज क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।